नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर कार्रवाई। बोले, कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है। नौकरी को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे दो बुजुर्ग सोमवार को चढ़े बिजली टावर पर। पंजाब सरकार और बांध प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अब सिक्योरिटी कैंप को टारगेट करने की हो रही है साजिश। फिदियानी हमले की आशंका जताई जा रही है। एक बार फिर बदलेगा जम्मू कश्मीर में मौसम। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की से सामान्य बारिश का आसार। रेल यात्रियों के लिए आई एक अच्छी खबर। पार्किंग के रेट हो जाएंगे 6 से 8 गुना तक कम। नहीं पड़ेगा विकास कार्यों पर कोई असर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जनपद में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बीच रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। सीएम योगी ने सख्ती से कहा कि अगर भारत में रहेंगे तो हर पल में अपने देश के प्रति सम्मान व्यक्त करना होगा। मैच में हार जीत होती है, लेकिन दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता से कुचल दिए जाओगे। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर भारत की धरती का अन्न खाकर पाकिस्तान का गुण गाओगे तो फिर उसी लायक बन दिए जाओगे जिस लायक भारतीय सेना उन लोगों को बना देती है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम का विरोध करने वालों को जनता ने जीरो बना दिया है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। हमने कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं की। सीएम योगी ने लखीमपुर हिंसा पर कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। कानून ने अपना काम किया है और आगे कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पहले ही दिन कहा था कि कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर तक नजीर है। इसके लाभ यूपी को मिला है। उन्होंने कहा कि शासन ने SIT गठित की है। रिपोर्ट आने दीजिए। मंत्री भी जेल जाएंगे और कई लोग भी जाएंगे। लखीमपुर की घटना में शासन की कार्रवाई पूरा तरह निष्पक्ष है, पारदर्शी है। कहीं भी किसी को उंगली उठाने का मौका सरकार नहीं देगी। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और कश्मीर से धारा 370 को भी समाप्त कर दिया। नौकरी को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे बैराज विस्थापित संघर्ष समिति के दो बुजुर्ग सोमवार तड़के पठानकोट उपायुक्त संयम अग्रवाल के निवास स्थान के सामने बिजली के टावर पर चढ़ गए। वहीं नीचे खड़े अन्य बैराज विस्थापितों ने पंजाब सरकार और बांध प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। 100 फुट ऊंचाई की बिजली टावर पर चढ़े बुजुर्गों में 87 वर्षीय सरम सिंह और 77 वर्षीय कुलविंदर सिंह है। बैराज औसती संघर्ष कमेटी जैनी जुग्याल के प्रधान दयाल सिंह ने बताया कि उनकी जमीनें बैराज बांध के अधीन आने के बाद पिछले लंबे समय से वह लोग नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन बांध प्रशासन ने योग्य विस्थापितों को नौकरी देने की बजाय फर्जी लोगों को नौकरी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बांध प्रशासन के अधिकारियों ने मिली भगत की है, जिसके चलते उन्हें उनका बनता हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार सभी बैराज बांध विस्थापित इसी टावर के नीचे दिवाली मनाएंगे। जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक ये बुजुर्ग टावर से नीचे नहीं उतरेंगे। दरअसल बैराज बांध विस्थापित पिछले 27 वर्षों से रोजगार की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये विस्थापित कभी मालिकपुर DC दफ्तर की पानी की टंकी तो कभी जुग्याल में चीफ इंजीनियर कार्यालय के सामने BSNL टावर पर चढ़ जाते हैं। एक बार एक विस्थापित ने खुद को आग भी लगा ली थी, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। इस बार प्रदर्शनकारी सोमवार को तड़के ही टावर पर चढ़ गए। समय समय पर वह फोन कर अपने पारिवारिक सदस्यों को भी सूचित कर रहे हैं कि जब तक प्रशासन उनके पारिवारिक सदस्यों को रोजगार देने की मांग पूरी नहीं करता तब तक वह नीचे नहीं उतरेंगे। वह आत्मदाह से भी नहीं टलेंगे।
कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद अब टारगेट सिक्योरिटी कैंप की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठनों पर दबाव बनाया है कि कश्मीर में सिक्योरिटी कैंप पोस्ट पर हमले करें। इस देखते हुए तमाम सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनके बाहर मोबाइल बंकर समेत बुलेट प्रूफ वाहन तैनात किए गए हैं। दरअसल बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों की एलओसी पर बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। ऐसे में बर्फ पड़ने से पहले बड़े स्तर पर आतंकियों की घुसपैठ कराकर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो काफी तादाद में आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ की भी है। कश्मीर में 1 महीने तक पहाड़ों पर काफी बर्फ पड़ेगी। इसके बाद आतंकियों के लिए घुसपैठ करना मुश्किल होगा। इस तरह से दिसंबर से मार्च तक आतंकी घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके पहले आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि कश्मीर में आतंकी संगठन हाइब्रिड आतंकियों की मदद से सिक्योरिटी कैंप, पुलिस पोस्ट, अन्य सुरक्षा बलों की पोस्ट आदि पर हमले कराने की साजिश रची जा रही है। आतंकी इन कैंपों पर फिदायनी ग्रेनेड हमले कर सकते हैं। आईएसआई ने आतंकी संगठनों पर दबाव बनाया कि वे ऐसे हमले करें। सूत्रों का कहना है कि पीओके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और आरटीएफ संगठन के हैंडलरों से आईएसआई ने हमले करने के लिए कहा है। इस समय कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल की जगह आरटीएफ सक्रिय है। इसमें हाइब्रिड आतंकी शामिल है। इनकी मदद से पहले आम नागरिकों की टारगेट किलिंग कार्रवाई की गई। अब इनकी मदद से सिक्योरिटी कैंप और पोस्ट पर हमला कराने की साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर में सोमवार से मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 24 घंटे में कई उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्का सा सामान्य बारिश के आसार हैं। हालांकि पश्चिम में कमजोर होने की वजह से भारी बारिश या बर्फबारी जैसी कोई चेतावनी नहीं है। ज्यादातर मौसम बिगड़ने के आसार कश्मीर संभाग में दिखेगा। 2 नवंबर से दोपहर बाद मौसम साफ हो जाएगा और 4 नवंबर दिवाली पर प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। मौसम बिगड़ने के असर में श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी पड़ सकता है। सामरिक रूप से इस अहम हाईवे पर बर्फबारी या बारिश होने पर भूस्खलन की आशंका बनी रहती है। दरअसल हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य रामबन और बनिहाल में कई जगहों पर चल रहा है। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता तब तक परेशानी बनी रह सकती है। रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई। जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री दर्ज हुआ। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं पहलगाम में दिन का अधिकतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। कटरा में दिन का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं पर आपको बता दें कि तापमान सबका दर्ज कर लिया गया है। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी रेलवे के हाथों में आने वाली है। इसका सबसे ज्यादा फायदा रेल यात्रियों को मिलेगा। पार्किंग, प्लेटफॉर्म, टिकट, खान-पान सेवाएं, विज्ञापन, साफ सफाई, साफ सज्जा, रिटायरिंग रूम और वेटिंग हॉल, डिस्प्ले बोर्ड, हेल्प डेस्क और विश्राम गृह, इमरजेंसी चिकित्सा, शौचालय आदि का प्रबंधन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से रेलवे के हाथों में मिलते ही पार्किंग के रेट 6 से 8 गुना कम हो जाएंगे। अंबाला मंडल की तरफ से रेलवे के पुराने पार्किंग रेट फिर से लागू कर दिए जाएंगे। बता दें कि 21 मार्च 2019 से रेलवे सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था, टिकट की बिक्री और ट्रेनों के संचालन का काम देख रहा है। स्टेशन की अन्य जिम्मेदारी IRSTC की थी, लेकिन फिर रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों की डेवलपमेंट का कार्य रेल मंडलों को सौंप दिया।
लेकिन अभी मंत्रालय की तरफ से अंबाला मंडल को डेट निर्धारित नहीं की गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक स्टेशन की पूरी कमान अंबाला डिवीजन के हाथों में आने में अभी तक 1-2 माह का समय लग सकता है। अब IRSTC के स्टेशनों की डेवलपमेंट का कार्य लिए जाने के बाद अंबाला मंडल की स्टेशन के सौंदर्यीकरण को संभालेगा। स्टेशन के डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो दस्तावेज हैं, वे रेलवे मंडल को सौंपेंगे। अन्य कॉन्ट्रैक्ट भी रेलवे मंडल ही देखेगा। स्टेशनों को सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। वही बताया जा रहा है कि IRSTC स्टेशनों पर व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम रहा, जिस वजह से रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया। हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें समय लग सकता है क्योंकि नए परियोजनाओं संबंधी दस्तावेजों को सौंपने के लिए IRSTC को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इंदौर में 3 नई फ्लाइट का रविवार को शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली शुभारंभ किया। इनमें इंदौर से उड़ने वाली फ्लाइट में एक उत्तर प्रदेश, एक राजस्थान और एक गुजरात के लिए है। इसमें इंदौर से सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए अब सीधी उड़ान सेवा होगी। केंद्रीय नागरिक मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई सैंपल पहनने वाले व्यक्ति भी हवाई यात्रा करें। इसी सोच के अनुरूप नागरिक मंत्रालय काम कर रहा है। प्रधान की सोच है कि उनके देश का आम आदमी और यही काम करने के लिए नागरिक मंत्रालय प्रतिबद्ध है और लगातार छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ा जा रहा है। इंदौर से नई फ्लाइट सेवा शुरू होने पर अब यात्री प्रयागराज, जोधपुर और सूरत के सीधी उड़ान ले सकेंगे। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप काम करते हुए छोटे शहर की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में इंदौर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के अलावा एयरपोर्ट की वृद्धि और विकास को लेकर लगातार प्रयास जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। जुलाई से पहले मध्य प्रदेश में प्रति सप्ताह 554 फ्लाइट थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 833 हो गई। मध्य प्रदेश में 4 सप्ताह में ही 280 नई फ्लाइट शुरू की गई। इसमें 50% की वृद्धि की गई। 8 जुलाई से पहले मध्य प्रदेश 27 शहरों से जुड़ा था, लेकिन अब 49 शहरों से जोड़ दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी दुबई के लिए शुरू की गई है। रामनगरी त्रेता युग जैसी सजी है, भव्यता देखते ही बन रही है। चारों ओर खुशी का माहौल है। अपने राम स्वागत में नाम रामनगरी का कोना कोना आलोकित हो उठा है। वहीं इसी बीच योगी सरकार के 5वें दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। मुख्य आयोजन 3 नवंबर को होगा। इस दिन मां सरयू का 9 लाख दीपों से श्रृंगार किया जाएगा। अयोध्या के नाम एक नया विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने रविवार को अयोध्या आकर तैयारियां की, निरीक्षण किया और 24 घंटे के भीतर सभी अधूरे काम पूरे करने के निर्देश दिए। भव्य राम मंदिर निर्माण ने सोमवार से शुरू हो रहे हैं। 5 दिवसीय दीपोत्सव की खुशी को कई गुना बढ़ा दिया गया है। रामायण के दृश्यों के जरिए जन जन के राम की अनूप झलक दिख रही है। सरयू के घाटों से लेकर राम की पेड़ी और राम कथा पार्क की भव्यता निहाल करने वाली है। रामायण के दृश्यों से सजे 20 प्रवेश द्वार रामनगरी की आभा बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 217 में दीपोत्सव की नींव डाली थी। इस बीच 2019 में राम मंदिर के हक में फैसला आते ही इस उत्सव का उल्लास कई गुना बढ़ा दिया गया है। अब क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, नींव का काम पूरा होने का है, ऐसे में संपूर्ण अयोध्या खुश है। यह उल्लास इस दीपोत्सव में झलकता नजर आएगा। 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का मुख्य आयोजन 3 नवंबर को होगा। इस दिन सीएम योगी सहित राज्यपाल, कई मंत्री और विदेश मेहमान शिरकत करेंगे। इस दौरान पूरे रामनगरी में करीब 12 लाख दीप जलाए जाएंगे। बता दें कि दीपोत्सव के कार्यक्रम स्थलों पर अतिथियों के बैठने को लेकर रविवार को सब अफसर प्लान बनाते रहे। फिलहाल अतिथियों और साधु संतों के लिए सिटिंग प्लान फाइनल कर लिया गया है। राम कथा पार्क में अतिथि व साधु संतों के लिए अलग से मंच बनाया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अलग से मंच बना है। समारोह में साधु संतों और विशिष्ट जनों के पहुंचने पर उन्हें सम्मान मिले, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अफसरों ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। इस तरह राम की पैड़ी में भी सजे राम दरबार के सामने साधु संतों और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। राम की पैड़ी पर एक 20
गुणे 30 का मंच बनाया गया है, जिस पर बैठकर संत धर्माचार्य, अतिथियों और सहित सीएम योगी और राज्यपाल आतिशबाजी देखेंगे। मैं यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी दीपावली की हृदय से मंगल कामना व्यक्त करता हूं। ये अपनी सोच है और अपनी कार्य पद्धति भी पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हम लोग अच्छे ढंग से अपने पर्व और त्योहारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्व और त्योहार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके संरक्षण के आधार बनने चाहिए। इसमें तो गौ रक्षा भी हो रही है और गौमय से बनने वाले जो दीप हैं, इनके माध्यम से हम एक बड़ी आबादी की आस्था की भी कल सम्मान कर रहे हैं। राजधानी में कोरोना महामारी की वजह से 19 महीने बाद सोमवार से पहले से लेकर 8वीं कक्षा तक निजी और सरकारी स्कूल खुलेंगे। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। कोई भी स्कूल अभिभावकों पर बच्चों के स्कूल भेजने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अभिभावक अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल की ओर से भेजे गए गूगल फॉर्म पर सहमति देनी होगी। बीते सप्ताह दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 1 नवंबर से सभी निजी और सरकारी स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी किए गए थे। डीडीएमए ने आदेश में कहा था कि स्कूलों को कक्षा में 50% से अधिकतम उपस्थिति नहीं हो, इसे सुनिश्चित करना होगा। आदेश के बाद निजी स्कूल अभिभावकों को सहमति पर पत्र भेजने की प्रक्रिया में है। वहीं त्योहारी सीजन को देखते हुए कुछ स्कूल दिवाली के बाद अपनी कार्य योजना तय करेंगे। मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सतबीर ने कहा कि अभिभावकों को सहमति पत्र भेजना होगा, लेकिन अधिकांश अभिभावकों की ओर से सहमति पत्र पर स्वीकृति नहीं मिली है। वहीं जिन अभिभावकों का सहमति पत्र मिला है, उन्होंने छठ पूजा के बाद स्कूल खोलने की मांग की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाद एक फिर विमानों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इस टर्मिनल से 18 महीने बाद विमानों का संचालन शुरू किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भी वीडियो शेयर कर उड़ान की तस्वीरें साझा की हैं। कोविड की वजह से पिछले साल 25 मार्च से इस टर्मिनल को बंद किया गया था, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार T1 से विमान का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले की तरह इसे टर्मिनल से इंडिगो और स्पाइस जेट की विमान को संचालित करना होगा। इससे विमान यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अन्य टर्मिनल की तरह रविवार को टर्मिनल 1 चहल पहल दिखी। रविवार को टर्मिनल 1 से विमान सेवा की शुरुआत होने से हवाई अड्डे पर काफी चहल पहल देखने को मिली है। इस टर्मिनल से इंडिगो की पहली उड़ान मुंबई के लिए रवाना हुई। वहीं इस बारे में यात्रियों का कहना है कि इस टर्मिनल से हवाई यात्रा बंद होने की वजह से परेशानी थी, अब आसानी से आवागमन संभव हो सकेगा। इस टर्मिनल के भी खुल जाने के बाद विमान यात्रियों की समस्या का समाधान हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के बाद विमान सेवा पटरी पर लौट रहा है। इससे ही ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने यह कदम उठाया ताकि आसानी से आवागमन संभव हो सके। मुंबई के क्रूज ड्रग्स मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई और कहा गया कि एनसीबी की चल रही जांच में अवरोध देखने को मिला है। इसके साथ ही याचिका में शीर्ष अदालत से केंद्र सरकार को गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। इस मामले में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य आरोपी शामिल रहे। इसके मामले में सामने आने के बाद इसे कई तरह के विवाद भी शुरू हो गए थे, जिनकी जद में एनसीबी और इसके अधिकारी भी आए। मामले में आर्यन खान, सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमीजा को बॉम्बे हाई कोर्ट में गुरुवार को जमानत दे दी गई है। बता दें कि आर्यन को इस मामले में करीब 1 महीने पहले मुंबई के तट पर एक क्रूज शिप पर हुई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के 25 दिन बाद उन्हें जमानत मिल पाई है। वह याचिका वकील ML शर्मा ने दायर की और मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की ओर
से एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को लेकर उठाए गए सवालों पर खड़े हुए विवादों का भी उल्लेख किया गया है। नेपाल सीमा से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों को एक पहचान पत्र ले जाना आवश्यक है। बिना पहचान पत्र अब भारतीय नागरिकों को भी नेपाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। तीसरे देश के नागरिकों की ओर से दक्षिणी सीमा से अवैध रूप से नेपाल में प्रवेश करने के बाद सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। नेपाल सरकार के गृह मंत्री बालकृष्ण खान ने सीमा प्रबंधन और सीमा अपराध रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित और केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय जांच विभाग, अव्रजन विभाग के अधिकारियों ने गृह मंत्री को भारतीयों की आड़ से तीसरे देश के नागरिकों की घुसपैठ को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया है। अगले दिन शनिवार को गृह मंत्री ने एक भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश करने पर एक पहचान पत्र ले जाने के लिए प्रावधान के संबंध में एक निर्णय पर हस्ताक्षर किया। सुरक्षा समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पहले गृह मंत्री ने कहा कि हवाई और भूमि चौकियों से सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि सुरक्षा समिति के फैसले को लागू करने के लिए रविवार को चारों सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन कार्यालयों को सर्कुलर जारी किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक सीमा पर सीसीटीवी और अन्य तकनीक से निगरानी बढ़ाने, भारत से प्रवेश करने वालों के पहचान पत्र की जांच करने और मौखिक पूछताछ करने और छोटी चौकियों और अन्य जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया। इस संबंध में इंस्पेक्टर बेलिया नवीन पौडेल ने बताया कि नेपाल प्रवेश के दौरान पहचान पत्र अनिवार्य है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।